नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के लिए हमारी जो यूनिट चल रही थी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें जो टॉपिक हम पहले कर चुके थे उसको हम अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के बोर मॉडल की व्याख्या क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर। और इससे पहले जो हमने बात की थी वो इस तरीके से आइंस्टीन और क्वांटम जो इसके सिद्धांत हैं उनके आधार पर बात की थी, किस तरीके से इसके परिणाम किए जाते हैं। आज हम बताएंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसके अंदर हम जो क्वांटम है उसको लगाकर किस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी व्याख्या करेंगे, अर्थात इसको जो क्वांटम है, जो हमारे पास में जो क्वांटम थ्योरी है उसके आधार पर हम इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये मॉडल दिया गया 1913 में नील्स बोर द्वारा इस मॉडल को दिया गया। इसके पोस्टुलेट, इसके अभिग्रहित कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाभिक के चारों ओर के स्थान में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं जिन्हें कक्ष या कोश कहा जाता है, और इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n के मान 1, 2, 3, 4 आदि हो सकते हैं और इन्हें क्रमशः k, l, m, n आदि कक्ष कहकर पुकारते हैं। n के बढ़ते मान के साथ इनकी नाभिक से दूरी और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आजकल यहाँ पर ये कोश की बजाय आजकल हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कक्षक। ऑर्बिटल होता है कक्षक। तो यहाँ पर एक देखिए, इसने कहा कि निश्चित वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर यहाँ पर ये वृत्ताकार पथ है और इसके अंदर जो घूमेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित प्रकार के जो वृत्ताकार पथ हैं, जो स्फेरिकल हैं, उनके अंदर ही घूमते रहते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कक्ष या कोश कहते हैं। और उसका मान क्या होता है, 1, 2, 3, 4 होता है। यहाँ हम इसको k, l, m, n आदि कक्ष से पुकारते हैं। अब n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी तरीके से उनकी नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाएगी और उनके एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएंगे, अर्थात उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। दूसरा, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, k, l, m, n को हम बोलते हैं ऊर्जा कोश, एनर्जी लेवल शेल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा है किसी निश्चित कक्ष या कोश में घूमते रहने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी निश्चित कक्ष या कोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी, लेकिन यदि वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और जबकि निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वह उस ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा। अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई का मान दोनों कोशों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1। डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1, अर्थात एक निश्चित कक्ष या कोश में घूमते रहने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहेगी। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की इसकी ऊर्जा स्थिर है, लेकिन अगर वो K से L की तरफ जाएगा, L से M की तरफ जाएगा, M से N की तरफ जाएगा, तो उसको वहां पर जाने के लिए एनर्जी को लेना पड़ेगा, और अगर वो वहां से वापस नीचे की तरफ आता है तो उसको वहां पर आने के लिए एनर्जी को बाहर रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये दोनों कोशों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 जो बाद वाले कोश की ऊर्जा और E1 जो है वो पहले वाले कोश की ऊर्जा। नेक्स्ट, परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, अर्थात क्वांटाइज्ड होते हैं, फोटॉन्स इसमें पाए जाते हैं। अतः ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा इकाइयों में होता है। परमाणु के जो अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, अतः ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन ऊर्जा की निश्चित मात्रा अर्थात क्वांटा अर्थात hν की इकाइयों में होता है। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा E बराबर hν बराबर hc अपॉन लैम्डा। डेल्टा E बराबर hν बराबर hc अपॉन लैम्डा। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पर आवृत्ति है और लैम्डा यहाँ पर विकिरणों की तरंग दैर्ध्य है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं।
प्लांक के सिद्धांत के अनुसार हमने इसके बारे में बात की थी, E इक्वल टू एच न्यू, तो डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू। तो इसका मतलब जो इनके बीच का ऊर्जा का अंतर होता है वो एक क्वांटा या फोटोन के बराबर होता है, और c यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इसको आगे हम और भी करेंगे कि दो प्रकार के बल इस इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिसकी वजह से निश्चित कक्षकों में घूमता रहता है, निश्चित जो कक्ष है उसके अंदर ये घूमता रहता है। सबसे पहला बल जो इस पर कार्य करता है वो होता है अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल है जो कि इसको बाहर की तरफ धकेलता है, और जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और एक होता है नाभिक का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, जो कि इसको अंदर की तरफ खींचता है। तो ये बल इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ये बल इसको बाहर की तरफ खींचेगा। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। मतलब एक बाहर की तरफ खींचेगा तो दूसरा अंदर की तरफ खींचेगा, एक अंदर की तरफ खींचेगा तो दूसरा बाहर की तरफ खींचेगा, लेकिन इन दोनों का मान बराबर होता है। इस वजह से जो ये जो बल है ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्र लगाता रहता है। तो यहाँ पर देखिए वही अगला विषय है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। एक है अपकेंद्रण बल जो उसे नाभिक से दूर धकेलता है, नाभिकीय आकर्षण बल जो उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है। एक होता है अपकेंद्रण बल जो उसे नाभिक से दूर धकेलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा है नाभिकीय आकर्षण बल जो उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है। ये दोनों विपरीत बल परस्पर एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उसी वर्ताकार पथ या कोश में घूमता रहता है। पांचवा, कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से केवल उन्हीं कोशों में घूम सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब पूर्ण गुणज हो, अर्थात nh/2π हो। तो इस तरीके से जो इसके 5 अभिग्रहित आए, इलेक्ट्रॉन केवल mvr मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसमें रेडियस भी आती है, वेग भी आता है, वेलोसिटी भी आती है और द्रव्यमान भी आता है। nh/2π, h यहाँ पर फिक्स है और 2 और पाई भी यहाँ पर फिक्स है, केवल n की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी, ठीक है। हाइड्रोजन अथवा उसके जैसे परमाणुओं के लिए बोर की त्रिज्या जो होती है, मतलब r की जो वैल्यू होती है ये हमेशा फिक्स रहती है। ये होती है 0.529 into 10⁻⁸ into n² सेंटीमीटर। n यहाँ पर कोश की संख्या है, मतलब हाइड्रोजन या उसके जैसा कोई भी हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो कोश की संख्या है, तो उसको अपने रख देंगे यहाँ पर, और z यहाँ पर परमाणु संख्या है। बोर के nवें कोश में, अगर कोई nवें कोश है वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, मतलब किसी भी कोश में पहले दूसरे तीसरे n की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी जाएंगे। v बराबर 2.186 into 10⁸ z/n सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और उसकी ऊर्जा E बराबर -2π² me4z² तो 13.6, इसकी वैल्यू E की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, 13.6 into z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n² वहां पर कोश और z वहां पर परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन के लिए जो n है वो क्या होता है 1 और z भी क्या होता है 1, तो इसका मतलब r की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और जो वेग है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.186 × 10⁸, और जो ऊर्जा है उसकी वैल्यू, क्योंकि इसका मान भी 1 है इसका मान भी 1 है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है बोर परमाणु द्वारा परमाणुकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम बाय बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर परमाणु मॉडल द्वारा परमाणुकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तब हम बोर परमाणु मॉडल के द्वारा जो हाइड्रोजन का परमाणुकीय स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में अथवा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तब तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है तो अवशोषण करेगा, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बाहर निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन विकिरणों के रूप में होता है, अर्थात वो विकिरणों के रूप में ऊर्जा, रेडिएशंस के रूप में ऊर्जा निकालता है। चूंकि विकिरण किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित अथवा उत्सर्जित होते हैं, अतः स्पेक्ट्रम सतत ना होकर असतत रहता है। अब जो विकिरण होते हैं वो किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही
जो विकिरण है वो किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित हो सकते हैं अथवा उत्सर्जित हो सकते हैं। अतः यह जो स्पेक्ट्रम होगा ये डिसकंटिन्यूअस टाइप का होगा, असतत प्रकार का होगा। उदाहरणार्थ जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, बामर होती है, हम्फ्री होती है, फुंड होती है, ब्रैकेट होती है, मुलिकन होती है, बहुत प्रकार की श्रेणियां, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की विभिन्न बैंड है, एच अल्फा, एच बीटा आदि के वेवलेंथ को निम्न प्रकार से परिकलित किया जा सकता है। माना कि इलेक्ट्रॉन कक्ष 3 n बराबर 3 से कक्ष 2 n बराबर 2 में आता है तो उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, ठीक है, मतलब 3 से 2 में आ गया, ऊपर से नीचे वाले में आ गया। उपयुक्त समीकरण में ऊर्जा का मान रख देंगे तो डेल्टा E बराबर होता है माइनस 2 पाई स्क्वायर ME की 4 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर ME की 4 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको हमने कॉमन ले लिया तो डेल्टा E बराबर 2 पाई स्क्वायर ME की 4 Z स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर 1 अपॉन N1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 की स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा E क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा होता है, तो hc अपॉन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ME की 4 Z स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर 1 अपॉन N1 की स्क्वायर माइनस N2 की स्क्वायर और 1 अपॉन लैम्डा, बाकी सबको उठाकर इस तरफ ले गए, इसको ले गए तो नीचे चला गया h क्यूब हो गया, h क्यूब c, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर 2 पाई स्क्वायर ME4 Z स्क्वायर अपॉन h क्यूब c 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब ये जो होता है इतना, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, RH से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो RH यहाँ पर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और रिडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर होता है 2 पाई स्क्वायर ME4 H क्यूब c, इतने के बराबर है, इतने के, ठीक है, ये RH, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। देखिए श्रेणियां देखिए इसकी, बहुत महत्वपूर्ण ये डायग्राम है और इसको आप अच्छे से समझिएगा, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती है। हाँ जी देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं और अलग अलग प्रकार से जाएंगी, एप्सिलॉन, डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फा, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए अलग अलग प्रकार के कोश हैं, ये है n बराबर 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोश यहां पर बता रखे हैं। बोर मॉडल के आधार पर बामर श्रेणी का इसने अलग अलग स्पष्टीकरण दे दिया है, बामर श्रेणी है, बाकी अलग अलग श्रेणियां, ठीक है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आता है 1 नंबर पर, अब ये ध्यान देना है आपको कि ये सारे के सारे अलग अलग जगह से शुरू हो रहे हैं लेकिन खत्म एक ही जगह पर हो रहे हैं। ये सारे के सारे अलग अलग जगह पर शुरू हो रहे हैं लेकिन खत्म एक ही जगह पर हो रहे हैं। तो 2 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 5 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और 7 से 1 में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बन, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। उसके बाद दूसरी है बामर श्रेणी, ठीक है। बामर श्रेणी के अंदर क्या होता है, बामर श्रेणी में 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन आया, 4 से 2 में इलेक्ट्रॉन आया, 5 से 2 में इलेक्ट्रॉन आया, 6 से 2 में इलेक्ट्रॉन आया और 7 से भी 2 में इलेक्ट्रॉन आया। इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर E, D, C, B, A अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर रखा है इन्होंने, और इसकी व्याख्या कौन सी कहां पर आएगा। ये पराबैंगनी और अवरक्त क्षेत्र के बीच में आता है। बामर श्रेणी जो होती है, जो A है, मतलब 2 से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए H अल्फा वेवलेंथ की जरूरत है वो है 6562.8 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में जो एनर्जी निकालेगा, बाकी इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है इसके अलग अलग वैल्यू दे रखी है, H बीटा की, H गामा की, H डेल्टा की, H एप्सिलॉन की। इसको बामर श्रेणी बोलते हैं। इस तरफ पराबैंगनी प्रकार का प्रकाश होता है, इस तरफ अवरक्त या इंफ्रारेड प्रकार का प्रकाश होता है, पास्टन श्रेणी। देखिए नेक्स्ट,
यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां से यहां पर आया, यहां से यहां पर आया, यहां से यहां पर आया, तो 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, ठीक है, इसको बोलते हैं पास टर्न श्रेणी। उसके बाद में 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, 3 यहां पर आते हैं ब्रैकेट श्रेणी। उसके बाद में 6 से 5 में और 7 से 5 में क्या आता है, फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से एक हम्फ्री और भी होती है श्रेणियां इसमें। हमारे यहाँ पर इन्होंने 5 श्रेणियां वर्णित कर रखी हैं। एक होती है लाइमन श्रेणी जो n बराबर 1 तक खत्म होती है, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, किसी तरीके से भी जा सकता है वो। उसके बाद में दूसरी होती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, कौन सी एंगस्ट्रॉम पर किस प्रकार से पाया जाता है। उसके बाद में अगली श्रेणी होती है, उसको हम पास्टन श्रेणी कहते हैं, जिसमें 3 n बराबर 3 होती है वैल्यू। चौथी श्रेणी होती है जिसको हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं, जिसमें n बराबर 4 होती है, और पांचवी श्रेणी होती है जिसको फुंड श्रेणी कहते हैं, n बराबर 5 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 श्रेणियां यहाँ पर दे रखी हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। अलग अलग प्रकार की सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फुंड सीरीज। अलग अलग प्रकार की सीरीज है जिसके लिए n के मान अलग अलग हैं। जो लाइमन है उसके लिए n बराबर 1 है, बामर के लिए n बराबर 2 है, पास्टन के लिए n बराबर 3 है, ब्रैकेट के लिए n बराबर 4 है, फुंड के लिए n बराबर 5 है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के n के मान है। यहाँ पर हम बामर श्रेणी का स्पष्टीकरण ऊपर कर चुके हैं, किस प्रकार से बामर श्रेणी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को मूव करना है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव होते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको नोट डाउन करना है, इसको बनाना है डायग्राम। एक बार आप इस डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है कि अलग अलग प्रकार की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल के बारे में। देखिए वो एग्जांपल जो हम पीछे करके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो फॉर्मूला बना के आए हैं, उसी के आधार पर एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के उस संक्रमण, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के उस संक्रमण जिससे परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र या विजिबल रीजन में सबसे कम ऊर्जा वाली स्पेक्ट्रम रेखा उत्पन्न होती हो से निकलने वाली ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दृश्य क्षेत्र है। ये बामर श्रेणी का वर्णन इस वजह से किया गया है क्योंकि जो बामर होती है ये विजिबल रीजन में है। पराबैंगनी और इंफ्रारेड के बीच का ये वाला जो रीजन होता है इसको विजिबल रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। जो इनके बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो रीजन होता है विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र उसी के बीच में, क्योंकि इसी का वर्णन इसीलिए किया गया क्योंकि बाकी कोई दृश्य क्षेत्र में नहीं होती। ये दृश्य क्षेत्र में नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये आगे इंफ्रारेड की तरफ चली जाएंगी, ये इसके पीछे पराबैंगनी की तरफ चली जाएंगी। तो इस वजह से जो बामर श्रेणी है उसी का वर्णन किया जाता है क्योंकि उसको हम विजिबल रीजन के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि दृश्य क्षेत्र में सबसे कम ऊर्जा वाली स्पेक्ट्रम रेखा जिससे निकलती है उसकी गणना करनी है। एक बार क्वेश्चन हम वापस देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु है, इलेक्ट्रॉनों के उस संक्रमण जिससे परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष क्षेत्र दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में सबसे कम ऊर्जा वाली स्पेक्ट्रम रेखा उत्पन्न होती है उससे निकलने वाली ऊर्जा की गणना किलो कैलोरी मोल इनवर्स में कीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, और H या प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। प्रत्यक्ष या दृश्य क्षेत्र का मतलब होता है बामर श्रेणी जिसके लिए n1 बराबर होता है 2 और n2 बराबर हो सकता है 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है आगे 7 तक। इस श्रेणी के सबसे कम ऊर्जा वाली रेखा कौन सी है? मतलब यहाँ पर ये श्रेणी है, सबसे कम ऊर्जा वाली रेखा इसने पूछी है, तो इसका मतलब सबसे कम ऊर्जा कहाँ होगी? जब ये 3 से लेकर कहाँ आएगा? 2 में। यहाँ पर तो ऊर्जा ज्यादा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया ऊर्जा ज्यादा, यहाँ से यहाँ आया ऊर्जा ज्यादा, यहाँ से यहाँ आया ऊर्जा ज्यादा, यहाँ से यहाँ आया ऊर्जा ज्यादा, तो यहाँ पर ही सबसे कम ऊर्जा होगी। तो इसके लिए N1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 फिक्स है, और सबसे कम ऊर्जा क्या होगी? N बराबर 3। तो इसीलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए बस N1 N2 की वैल्यू आपको पता चल गई तो बाकी सारा का सारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। अतः इस रेखा के लिए 1/λ
न्यू बार बराबर RH1/N1² माइनस 1/N2²। अब यहाँ पर Z की वैल्यू तो एक ही आएगी, इस वजह से हमने उसको यहाँ से ऑलरेडी हटा दिया है। तो RH की वैल्यू जो दे रखी है, न्यू बार की वैल्यू जो दे, न्यू बार या 1/λ एक ही बराबर होते हैं। तो 1/1 into 10⁷ मीटर इनवर्स 1/2² माइनस 1/3²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.1 × 10⁵ 5/36, ठीक है, बराबर 1.528 × 10⁶ मीटर इनवर्स। अब वेग किसके बराबर होता है, तरंग संख्या इंटू सी के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तो वेग की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब ऊर्जा जो होती है वह hν के बराबर होती है, न्यू की वैल्यू हमने वहां से निकाल रखी है, एक प्रकार से आवर्ती है उसकी वेग, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो hν में h की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इन दोनों का गुणा कर लिया। गुणा करके किसमें आएगा 30.346 × 10⁻⁻20 जूल मोल इनवर्स में, ठीक है। अब ये तो किसमें जूल मोल में आया, अब हमको इसको किलो कैलोरी मोल इनवर्स में बदलना है। 1 किलो कैलोरी में कितने होते हैं 69478 इंटू 10⁻21 जूल मोल इनवर्स। इसमें इसका भाग दे दो, भाग देने के बाद कितना आएगा 43.43.67 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, 43.67 किलो कैलोरी मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको N1 N2 के बारे में पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बोर मॉडल के दोष के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जीमान प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बोर मॉडल के कुछ दोष हैं, बोर मॉडल के कुछ डिसएडवांटेज हैं, बोर मॉडल के अंदर कुछ कमियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोर मॉडल हाइड्रोजन के परमाणुीय मॉडल को सफलतापूर्वक बता सकता है। हाइड्रोजन के जो परमाणुीय मॉडल है उसकी तो व्याख्या कर सकता है, लेकिन अन्य परमाणु, अब हाइड्रोजन के लिए व्याख्या कर सकता है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अन्य परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो उनके लिए व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए सिद्धांत इसका स्पष्टीकरण नहीं देता। दूसरा, बहुत अच्छे किस्म के, बहुत अच्छे क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमाणुीय स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो होती हैं बहुत सारी रेखाओं का झुंड है, मतलब जो हमने यहाँ पर एक रेखा खींची है उसके अंदर बहुत सारी रेखाएं होंगी। अब इसकी व्याख्या यहाँ से नहीं की जा सकती। उसके अलावा अगर हम दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं स्प्लिट हो जाती हैं, मतलब और बढ़ जाती हैं, इसको तो हम बोलते हैं जीमान प्रभाव, और इसकी व्याख्या भी इससे नहीं की जा सकती। जैसे दुर्बल क्षेत्र में हमने रखा तो इससे क्या आ जाएगा, अलग अलग जगह पर बढ़ गई। अब प्रबल क्षेत्र में रखता है तो और ज्यादा हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी स्पेक्ट्रम की रेखाएं विभाजित हो जाती हैं, जिसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब इसकी व्याख्या भी यहाँ पर नहीं की जा सकती। एक तो जीमान इफेक्ट होता है, एक स्टार इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट होता है। जीमान इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारा जो परमाणु है अगर हम उसका स्पेक्ट्रम तब ले जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी जो रेखाएं होती हैं और ज्यादा विभक्त हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, वो जीमान प्रभाव है। और विद्युत क्षेत्र में अगर उसको रखा जाता है तो उसको स्टार प्रभाव कहता है। इन दोनों की व्याख्या बोर मॉडल की सहायता से संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात, ये इसके कुछ दोष होते हैं और ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, देखिए अब हमने एक इफेक्ट पढ़ा था जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सेम टू सेम ये चीज थी और यहां पर भी हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सरे के बारे में। देखिए A.H. कॉम्पटन ने 1923 में प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताया। वहां पर भी वो कणीय प्रकृति को बता रहा था, यहां पर भी प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताया कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है, कणियां होती है, उसकी व्याख्या करने के लिए उसने इसका सहारा लिया। A.H. कॉम्पटन ने 1923 में प्रकाश की कणीय प्रकृति के पक्ष में एक प्रमाण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जब हम मोनोक्रोमैटिक एक्स किरण को ग्रेफाइट के एक नमूने से टकराते हैं तो ग्रेफाइट में से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है और विवर्तित या प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित एक्स किरण की ऊर्जा आपतित की तुलना में कम हो जाती है। तो यहां पर देखिए आगे इसको वर्णन भी किया गया उसमें, किसी वस्तु की सतह से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ, किसी वस्तु की सतह से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक्स किरणों का कम ऊर्जा अर्थात अधिक तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाना
कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो सिंपल चीज यहां पर यह है कि यहां से एक प्रकाश की किरण यहां से एक एक्सरे की किरण इस प्रकार से आ रही थी और यहां पर टकराई। अब जैसे ही यहां पर टकराई, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया बाहर, थीटा कोण पर बाहर की तरफ उत्सर्जित कर दिया और खुद यहां से विवर्तित होगी अर्थात विकिरणित होगी। अब विवर्तित होने पर जो लैम्डा हमारे पास आया है वो है लैम्डा डैश और ये वाला लैम्डा है लैम्डा, ठीक है। अब ये चीज है कि लैम्डा डैश का मान तो ज्यादा होगा और लैम्डा का मान कम होगा। इसका मतलब ऊर्जा का मान इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, वेवलेंथ का मान इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से हैं। विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन था, जैसे टकराया, टकराकर वो बाहर निकल गई तो ऊर्जा का वैल्यू कम होगी। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि मान लीजिए बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, जैसे वो बिलियर्ड्स का गेम जो होता है, गेम जिसके अंदर वो स्नूकर वगैरह का जो गेम होता है, उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे हम जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसके अंदर भी ये सिस्टम होता है कि जिस गोटी से हम जोर से मारते हैं वो जाने वाली गोटियों के साथ में टकराती है और गोटियों के साथ में टकराने पर खुद उसकी स्पीड कम हो जाती है और दूसरी जो गोटियां हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देती है। वही कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ से एक आपतित प्रकार की इंसिडेंट लाइट आई, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गया और उसकी खुद की एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी जो होती है वेवलेंथ की अपोजिट होती है। पहले उसकी वेवलेंथ थी ज्यादा, पहले उसकी वेवलेंथ थी कम, ठीक है। अब उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। पहले उसकी एनर्जी थी ज्यादा, अब उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी, जिसकी वजह से वो बाहर निकल गया। अब इसको हम वो कांच गोली वाले खेल से भी तुलना कर सकते हैं कि जब कांच की गोलियां खेलते हैं तो जब एक गोली यहाँ पर पड़ी रहती है तो उसके ऊपर जोर से निशाना मारा जाता है, तो जो गोली हम मारते हैं वो गोली वहीं पर रुक जाती है और जिस गोली के ऊपर वो टकराती है वो वहां से बाहर निकल जाती है। वो इसी तरीके से होती है, ठीक है। अब देखो कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कैसे होगी। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हम ये मानते हैं कि फोटो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उनकी तरह एक्स किरण भी कणीय प्रकार की होती है। कोई कण ऐसा कर सकता है, कण जब कण से टकराएगा तभी उसको उसकी ऊर्जा देगा और उसकी वजह से उसकी खुद की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। माना कि hν ऊर्जा वाला एक फोटोन सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है। माना कि hν ऊर्जा वाला एक फोटोन सतह के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? m0c² है, m0c² है। यहाँ पर f0 इलेक्ट्रॉन का विश्राम अवस्था में द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। टक्कर होने पर फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे अब इसकी ऊर्जा का मान घटकर hν0 हो जाता है। ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह अपने नाभिकीय आकर्षण को तोड़ता है और तोड़कर बाहर निकल जाता है। माना अब इसकी ऊर्जा क्या होगी? mc² होगी। पहले उसकी ऊर्जा m0c² थी, अब उसकी ऊर्जा mc² होगी और संवेग m भी हो गया। m वहां पर द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान है जो x अक्ष के साथ फाई कोण का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया? x अक्ष के साथ फाई कोण का ये नीचे की तरफ निर्माण किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, कॉम्पटन पिंड टक्करों को पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए कि उसका जो टक्कर से पहले टक्कर के बाद का जो ऊर्जा और वेग होती है वो बराबर रहती है, उसको मानते हुए ऊर्जा संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद दोनों की ऊर्जा। टक्कर से पहले hν प्लस m0c² बराबर hν0 प्लस mc²। संवेग का संरक्षण नियम, टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले होता है hν c प्लस 0 और टक्कर के बाद होता है hν c cos थीटा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन निकला, और cos फाई, जिस तरफ वो प्रकाश की तरंग विवर्तित हुई है, mv cos फाई। तो mv cos फाई किसके बराबर हो जाएगा? hν c माइनस hν0 c cos थीटा। mv cos फाई बराबर hc ν माइनस ν0 cos थीटा। उसके बाद में y अक्ष पर टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, y अक्ष पर टक्कर से पूर्व का संवेग तो 0 है और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा? क्योंकि टक्कर हुई नहीं तो संवेग ही नहीं। टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा? hν0 c sin थीटा प्लस mv sin फाई। तो 0 बराबर hν0 sin थीटा प्लस mv sin फाई अपॉन c। तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, hν sin थीटा इक्वल टू माइनस mv c sin फाई। किसी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m तथा उसके विश्राम अवस्था m0 के मध्य निम्न संबंध होता है, m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस ν² अपॉन c²। समीकरण 31, 33 और 34 से लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, तो h m0 c 1 माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा? सब इन सभी समीकरण को हम इस समीकरण को उसके बाद में
समीकरण नंबर 33 को और समीकरण नंबर 34 को, तीनों समीकरणों को मिलाएंगे तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बराबर हो जाएगा डेल्टा लैम्डा, बराबर होगा एच एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। अब उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि विवर्तित किरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश सदैव ही आपतित किरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है, क्योंकि ये ज्यादा है इसी में से कम को घटाया गया है। इसके अंतर्गत जो डेल्टा लैम्डा उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ विस्थापन। यही तो हम कह रहे हैं कि टकराने वाली किरण की तुलना में निकलने वाली किरण की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। तो वही तो यहाँ पर है, निकलने वाली किरण की वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा है और लैम्डा डैश है और दूसरे की लैम्डा है। इसको वेवलेंथ विस्थापन बोलते हैं। अब यदि थीटा बराबर 0 हो अर्थात विवर्तित करने आपतित किरणों के समांतर हो तो ऐसी अवस्था में कोस थीटा बराबर 1 होगा और डेल्टा लैम्डा का मान 0 हो जाएगा अर्थात वेवलेंथ में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात लंबवत जा रही हो तो cos थीटा बराबर 0 होगा, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन एमसी इन सभी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा का मान आ जाएगा 0.02422 एंगस्ट्रॉम और इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और यदि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थीटा की, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात विवर्तित किरणें आपतित किरणों के विपरीत दिशा में जा रही हो तो ये -1 हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा लैम्डा बराबर 0.04844 एंगस्ट्रॉम। तो इससे डबल हो गया तो थीटा का मान भी दुगना हो गया। तो स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी अनुपात में डेल्टा लैम्डा के मान में उतनी ही वृद्धि होगी। कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखिए। कॉम्पटन के प्रभाव की प्रायोगिक पुष्टि की जा सकती है। कॉम्पटन के उपकरण को यहाँ पर दर्शाया गया है। लेड बॉक्स पी में एक्स किरण नलिका है, मोनोक्रोमेटिक एक्स किरणें आती हैं, यहाँ से एक्स किरण नलिका यहाँ पर टकराकर यहाँ पर आती है और उसके बाद इसको यहाँ पर देख लिया जाता है। जो स्लिट S1 से कार्बन प्रकीर्णक Q पर टकराती हैं, Q कोण पर ये किरणें प्रकीर्णित होकर स्लिट S2 से गुजरती हैं, यहाँ से गुजरती हैं और C से टकराती हैं, क्रिस्टल C से। अब यहाँ पर इनका प्रकीर्णन हो जाएगा और बॉक्स आई में इनकी वेवलेंथ ज्ञात हो जाती है। एक्स किरण नली और प्रकीर्णित Q को घुमाकर प्रकीर्णन कोणों के मान को, अब इसको भी घुमाया जा सकता है और इसको भी घुमाया जा सकता है, तो थीटा के अलग अलग प्रकार के वैल्यू और अलग अलग प्रकार की चीजें ऐसे प्राप्त की जा सकती हैं। तो थीटा के मान में जितनी ज्यादा वृद्धि करेंगे उतने ही अनुपात में डेल्टा लैम्डा के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ से ये किरण आई, इसके ऊपर टकराई, यहाँ से यहाँ टकराई, इसके ऊपर हम इसकी वेवलेंथ को पता कर लेंगे, यहाँ से हमें इसकी वेवलेंथ पता होती है तो इसकी और इसकी वेवलेंथ जो है इन दोनों के अंतर से हमको पता चल जाएगा डेल्टा लैम्डा, ठीक है। जितना हम थीटा कोण को बढ़ाएंगे उतना ही डेल्टा लैम्डा के मान में भी वृद्धि होगी। यही कॉम्पटन का नियम था कि जब वो किरण टकराती है तो उसके बाद वो अपनी वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम जीवान प्रभाव के बारे में बात करेंगे। कॉम्पटन ने एक कॉम्पटन प्रयोग में 0.588 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ के एक्स किरणों का 40 डिग्री कोण पर किसी सतह से विवर्तित हो रहा है, तो विवर्तित पुंज की तरंग दैर्ध्य की गणना करो। ये हमारे पास सीधी सी फिक्स वैल्यू है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगी 0.588 एंगस्ट्रॉम, थीटा बराबर होती है 46 डिग्री, h m नॉट और c यहाँ पर स्थिरांक है। सभी मान रखने पर डेल्टा लैम्डा बराबर 6.625 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकंड इनवर्स और बाकी के m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है और c की वैल्यू फिक्स होती है 9.1 into 10 की पावर माइनस 28 ग्राम और 3 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर इनवर्स और 1 माइनस cos 46 डिग्री। cos 46 डिग्री की वैल्यू होती है 0.6947। इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और हमारे पास डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 7.404 into 10 की पावर माइनस 13 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 0.007 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा डैश बराबर क्या होता है, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा 0.007 और उसकी लैम्डा हमें दे रखी है प्लस 0.558 बराबर क्या हो जाएगा 0.565 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए पहले हमारे पास में क्या था, पहले हमारे पास में वेवलेंथ ये थी टकराने से पहले, टकराने के बाद हमारे पास वेवलेंथ ये होगी, इसका मतलब 0.007 एंगस्ट्रॉम की वृद्धि हो गई। इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि कॉम्पटन का प्रभाव लगता है। उन्होंने ये बताया कि एक्सरे के टकराने के बाद जो प्रकीर्णित हुई किरण है उसकी वेवलेंथ के मान में वृद्धि हो जाती है। पहले की वेवलेंथ कम होती है,
वेवलेंथ बढ़ जाती है, ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। ये होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो आज हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात की। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु की जो व्याख्या है क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, उसके बारे में बात की। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर ये हमारी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसको देखते रहें। धन्यवाद।